हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा। आज हम लोग एक नया चैप्टर करेंगे संसाधन के रूप में लोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर पे अपना पूरा फोकस करना। क्लियर? तो शुरुआत होता है संसाधन के रूप में लोग। ये चैप्टर इस चीज़ को समझाने की कोशिश करेगा कि हमारे देश के अंदर जो पॉपुलेशन है वो एक किस तरीके से एक संसाधन है। क्लियर? आप लोगों को संसाधन की डेफिनेशन तो पता ही होगी कि संसाधन वो होता है जो हमारे लिए उपयोगी होता है, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे। फॉर एग्जाम्पल, ये पेंसिल है, ये मेरी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है तो ये मेरे लिए संसाधन है। उसी तरीके से देश के अंदर जो वहाँ पे रहने वाली जो जनसंख्या होते हैं, वो लोग होते हैं, वो भी देश के लिए एक संसाधन होते हैं। ये चैप्टर इसी पे डील करता है। क्लियर? और इस वीडियो के अंदर हम सकल और विलास की कहानी पढ़ेंगे। दोनों ही कहानी आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे चैप्टर में, ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि एक लंबे समय से समझा जाता रहा है कि देश के अंदर जो पॉपुलेशन होती है वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स हमेशा देखा जा रहा है। ये देखा जाता है कि देश के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर एक दायित्व है। दायित्व का मतलब एक बोझ है, इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है पॉपुलेशन के ऊपर। लेकिन अब ये कहा चैप्टर ये समझाने की कोशिश करेगा कि केवल आप इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को मत देखो, इसके आप पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखो कि यहाँ पे जो लोग हैं वो एक परिसंपत्ति भी है। क्लियर? परिसंपत्ति का मतलब यहाँ पर पूंजी है, कि वो देश के अंदर जो रह रहे लोग हैं ये केवल बोझ ही नहीं है आपके ऊपर, बल्कि एक वैल्यूएबल एसेट है। लायबिलिटी आपके ऊपर नहीं है, ये कीमती चीज है। इनकी चीजों को समझो। क्लियर? अब ये चीज तो हम इग्नोर नहीं कर सकते कि देश के अंदर अगर बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन है तो उसके ऊपर, देश के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और उनकी और तमाम तरीके की सुविधाओं पे खर्च करना पड़ता है। ये चीज़ को हम भूल नहीं सकते। लेकिन ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि अगर आपके देश के अंदर बहुत पॉपुलेशन बड़ी है, जैसे भारत देश के अंदर पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, अगर अपने देश के अंदर इतनी पॉपुलेशन है तो उसका हम बहुत सही तरीके से उपयोग भी कर सकते हैं। और ऐसा करने से देश को हम नंबर 1 बना सकते हैं, वर्ल्ड के अंदर सबसे नंबर 1 बना सकते हैं। कैसे करेंगे? हमको क्या लेना है कि हमारे देश के अंदर जो लोग हैं उनके ऊपर शिक्षा, स्वास्थ्य और उनको प्रशिक्षण देना, और भी जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उनके ऊपर हमें खर्च करना है। यानी अगर हमें एक मानव को, उसको पूंजी बनाना है, उसको कीमती बनाना है, तो उसके निर्माण के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। तो अगर हमें मानव पूंजी का निर्माण करना है तो हमें उसकी शिक्षा पे, उसके स्वास्थ्य पे और उसके प्रशिक्षण पे हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो वही इंसान एक वैल्यूएबल चीज बन जाएगा, एक वैल्यूएबल पर्सन बन जाएगा। आए ना इतनी बात समझ? अब इसी के साथ साथ एक चीज और है जो थोड़े हटके है। इसमें यह बताया जा रहा है कि देश के अंदर जो जनसंख्या होती है, वो यहाँ पे जनसंख्या, वर्किंग जनसंख्या के ऊपर बात की जा रही है, जो जनसंख्या पैसा कमाती है, काम करती है। वो जनसंख्या सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सृजन करने में अपना योगदान देती है। सकल राष्ट्रीय उत्पादन को हम जीएनपी कहते हैं, और इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो जीएनपी में भी इन वर्किंग जनसंख्या का बहुत बड़ा योगदान रहता है। अब ये जो जीएनपी है थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, इस पे मैं डिटेल में आपके नहीं जाना चाहूँगा, और ये उतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं। बड़ी क्लासों में आप इसको ज़रूर सीखोगे, 11वीं-12वीं की क्लास में, कि ये जीएनपी क्या होता है। अभी बस इतना आप समझ लो कि संसाधन, देश के अंदर जो जीएनपी के अंदर एक जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है वो जीएनपी में अपना योगदान करती है। वर्किंग पीपल जीएनपी में अपना योगदान करती है। अभी के लिए बस इतना समझो। साथ ही साथ एक चीज़ आपको और समझना है कि जनसंख्या एक पॉजिटिव एस्पेक्ट इस वजह से भी है कि जो मानव पूंजी होती है वो भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है। यहाँ पे भौतिक पूंजी क्या होती है? भौतिक पूंजी जैसे भूमि होती है, जमीन होती है, ठीक है, भूमि, जमीन या फिर मशीन हो गई, ये भौतिक पूंजी में आती है। तो ये कहा जा रहा है कि जमीन से, मशीनों से ज़्यादा जो कीमती होता है वो कौन होता है? मानव पूंजी। एक इंसान बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। क्यों? इसका रीज़न ये दिया जा रहा है कि जैसे भूमि है या फिर जो मशीन है, ये अपने आप उपयोग नहीं हो सकते कि आप ज़मीन को रख दो और अपने आप फसल उसमें तैयार हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपने मशीन खरीद ली और मशीन अपने आप प्रोडक्ट्स तैयार करने लगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन एक जो मानव होता है, क्लियर, मानव खुद अपने ऊपर खर्च करके खुद अपने आप को चला सकता है। आया ना इतनी बात समझ? ठीक है।
तो अब हम दो स्टोरी पे हम समझते हैं, ठीक है। दो स्टोरी है शकल की और विलास की। इसके अंदर कुछ चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। मैं इस चैप्टर की इस स्टोरी की समरी आपको दूंगा। अगर आपको स्टोरी समझना है तो वीडियो पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। ये दो पर्सन है, एक है शकल और विलास, ये दोनों ही दोस्त हैं और ये एक ही गांव में रहते हैं। तो सबसे पहले हम कहानी पढ़ते हैं शकल की। तो शकल की कहानी में होता क्या है कि जो शकल है उसके घर वाले पढ़ाई की अहमियत को समझते हैं और शकल को पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं। तो जैसे जैसे वो स्कूल के अंदर पढ़ता है तो उसका मतलब होता है ना, पढ़ते पढ़ते कि मन नहीं लगता तो घर वाले फोर्स कहते हैं नहीं नहीं बेटा पढ़ाई कर लो। तो शकल के घर वाले फोर्स कहते हैं कि नहीं आप आगे की एजुकेशन है वो कंप्लीट करो। तो जब शकल अपने आगे की 12th वगैरह पास कर लेता है तो वो एक वोकेशनल कोर्स में अपना एडमिशन ले लेते हैं, जैसे कंप्यूटर वगैरह कोर्स में। जिसमें क्या होता है कि उसको आगे, क्योंकि देख रहा होगा घर की सिचुएशन उतनी अच्छी है नहीं, तो जॉब के प्रोस्पेक्टिव से कोई ऐसा कोर्स कर लेता है जिसकी वजह से उसको आगे चल के जॉब मिल जाए। क्लियर। तो वो कंप्यूटर का कोर्स वगैरह कर लेता है और उसी कंप्यूटर के कोर्स की वजह से उसको नौकरी, एक शहर में नौकरी उसे मिल जाती है। अब नौकरी जब उसकी लगती है तो कंप्यूटर का कोर्स उसने किया हुआ था तो वो कंपनी के लिए कोई सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप कर देता है। उस सॉफ्टवेयर डेवलप करने की वजह से कंपनी को फ़ायदा होता है, तो कंपनी खुश हो जाती है और कंपनी क्या करती है, उस पर्सन को उसकी जो इंक्रीमेंट कर देती है, उसके जो पोजीशन है उसको इम्प्रूव कर देती है। तो शकल की कहानी में हमें इतना समझ में आया कि जो शकल की कहानी है उसने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दिया, उसके स्वास्थ्य सुविधाओं पे भी घर वालों ने ध्यान दिया होगा, ठीक है। साथ ही साथ उसने पढ़ाई वगैरह की, जॉब लगी और जॉब से पाने के बाद उसकी काम उसने अच्छा किया तो उसकी तरक्की हो गई। अब जो उसी का दोस्त है जिसका नाम है विलास, विलास के अंदर क्या होता है, विलास की कहानी के अंदर जो विलास है उसके जो पिता एक मछुआरे थे, ठीक है। जब विलास की उम्र बहुत ही कम थी, 2 वर्ष के, तो उनके जो पिता है उनका स्वर्गवास हो गया, यानी मृत्यु उनकी हो गई है। अब होता क्या है कि अब बच्चे इतने छोटे छोटे, तो जो उनकी माँ है वो काम करने लगी, वो भी मछलियाँ बेचने लगी, मंडी में जाकर मछलियाँ वगैरह वो बेचा करती थी। अब मछली से उतना कमाई हो नहीं पाती थी। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो विलास है उसको भी उतना पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं रहता था। ये चीज़ ध्यान रखना, विलास को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रहता था, तो घर घर में जो उसकी मम्मी है उन्होंने भी उतना फोर्स इसको पढ़ाई के लिए नहीं किया। दूसरी चीज़ आपको, अगली चीज़ ये भी समझनी है आपको कि जो विलास है वो एक बीमार पर्सन था। उसको गठिया का रोग होता है, यानी उसको चलने में बहुत दिक्कत होती थी, गांठों में ना उसको दिक्कत वगैरह होती थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लगा, वो गांव में ही मछलियाँ वगैरह बेचने लग गया, मम्मी की हेल्प वगैरह करवाने लग गया। अब होता क्या है कि कुछ साल बाद अगर हम देखें तो इस इमेज को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इमेज में एक जो पर्सन है वो क्या है, एक शकल है और एक विलास है। तो हम ये देख सकते हैं ये जो पर्सन है जो सोच रहा है ये क्या है, विलास है, ठीक है। ये पर्सन विलास है और ये पर्सन है, इसका नाम है शकल, ठीक है। तो शकल ने क्या हो कि शकल की जो लाइफ है वो बदल गई, विलास की जो लाइफ है वो खराब हो गई। वो खराब कहने का मतलब कि यहाँ पर यह है कि वो उसकी अर्निंग्स उतनी नहीं हो पा रही, मम्मी से कुछ थोड़ा बहुत पैसा ज़्यादा कमा लेता पर उसकी इतनी अच्छी इनकम नहीं है। और ये उनके पहले ही सोच रहा है कि किस तरीके से हम दोनों, ये स्कूल जाया करता था और ये अपनी मम्मी की मदद कराया करता था, यही सोच रहा है। तो अब आपको शकल और विलास की कहानी से क्या समझ में आए इसको हम समझते हैं। अगर हम बात करें शकल और विलास की कहानी, तो हमने ये देखा कि जो शकल है उसने अपनी एजुकेशन और उसने अपनी हेल्थ पे पैसा खर्च किया, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ हुई। किस पे, एजुकेशन और हेल्थ पे उसने पैसा खर्च किया। लेकिन विलास, ना उसके घर वालों ने, ना उसने अपने ऊपर एजुकेशन पे पैसा खर्च किया। उसको गठिया का रोग था तो उसके घर वाले, उसका इतना पैसा नहीं था उनके पास कि उसका इलाज करवा पाते, तो वो इलाज करवाने में भी सफल नहीं हो पाया। तो जहाँ एक इंसान के ऊपर शिक्षा और स्वास्थ्य पे पैसा खर्च किया गया तो उसकी तरक्की हो गई, वहीं एक पर्सन के ऊपर जहाँ पे एक स्वास्थ्य और शिक्षा पे पैसा खर्च नहीं किया गया तो उसकी तरक्की में रुकावट आई। क्लियर। तो इस कहानी से हम इतना समझते हैं कि अगर स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाओं पे पैसा खर्च करेंगे तो तरक्की हो जाएगी। अब एक बात मुझे बताओ कि ये जो विलास है, अब विलास इतना ज़्यादा जो मछली उछली बेच रहा है, इसके पास अब इतना पैसा नहीं होता। अब जब इसके बच्चे होंगे तो इनके बच्चों को भी वही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी ना, वो इसके बच्चे भी पढ़ नहीं पाएंगे, एक अच्छे स्कूल में नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें शकल की, जो नौकरी कर रहा है,
शहर में जाकर उसके जब बच्चे होंगे तो वो अपनी बच्चों को विलास के कंपैरिजन में अच्छी सुविधाएं दे पाएगा। तो कहते हैं ना, एक सर्कल घूम जाएगा। विलास के केस में क्या होगा कि उसका जो सर्कल होगा बैड सर्कल होगा, उसके जो बच्चे होंगे उनको सुविधाएं नहीं मिल पाएगा, सुविधाओं का अभाव रहेगा, तो प्रॉब्लम होगी उनकी लाइफ में। लेकिन सकल के केस में क्या होगा कि वो पर्सन अपने बच्चों को अच्छी सुविधाएं दे पाएगा, अच्छी शिक्षा सुविधाएं दे पाएगा, जिससे उनके बच्चे तरक्की कर पाएंगे विलास के बच्चों के कंपैरिजन में। क्लियर? इतनी चीज़ें हमें समझ में आ चुकी है कि शिक्षा और हमें अपने स्वास्थ्य पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये चैप्टर आपको इसी चीज़ को बताएगा। आप लोग दो चीज़ों में पैसा खर्च करने से पहले कभी भी मत सोचना। पहली चीज़ अपने हेल्थ के ऊपर, दूसरी चीज़ एजुकेशन के ऊपर। ये दो ऐसी चीज़ें जिन पे आपको बिना सोचे समझे पैसा खर्च करना चाहिए। मतलब अगर इस पे पैसा लग रहा है, अगर आपको अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं, अच्छी शिक्षा मिल रही है, तो उस पे पैसा खर्च करने से पहले नहीं सोचना चाहिए। उस पे पैसा खर्च कर दो। क्लियर है? इतने बल्कि जो फालतू की जगह पैसा खर्च करते हो उस पर ज़रूर सोच लो। अब इसमें जो कहानी बताई गई है वो इसका लास्ट में पॉइंट बताया गया, वो बात बताई गई है जापान की। ठीक है? जापान की एक इंटरेस्टिंग बात है कि जापान के अंदर कोई भी प्राकृतिक संसाधन या भारत देश के अंदर तो प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, आयरन कोल ये सब तो पाया जाता है भारत देश के अंदर। लेकिन जापान है, जापान के अंदर कोई भी प्राकृतिक संसाधन नहीं है। उसके बावजूद भी जापान हमसे बहुत आगे है। उसका रीज़न पता है क्या है? उसने अपने देश के अंदर मानव संसाधन पे खर्च किया। मानव संसाधन का मतलब है कि उसने अपने लोगों को शिक्षित किया, उनके ऊपर स्वास्थ्य सुविधाओं पे खर्च किया। इसी वजह से जो जापान है हमसे आगे निकल चुका है। अगर भारत देश के अंदर भारत के जो लोगों के ऊपर भारत की जो गवर्नमेंट है वो उनके शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनकी जो भी ज़रूरत मूलभूत चीज़ों पे पैसा खर्च करेगी तो नो डाउट भारत की भी तरक्की बहुत तेज हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप। इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप बिना टाइम वेस्ट करे कॉपी पेन लीजिए और जो भी स्लाइड्स में चीज़ें लिखी गई हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए। हमने लास्ट वीडियो में हमने कहानी पढ़ी थी, एक शकल की कहानी पढ़ी थी और विलास की कहानी पढ़ी थी। इन शकल और विलास की कहानी से हमने इतना समझा था कि किसी ना किसी सेक्टर में इन्वॉल्व है, मतलब कोई ना कोई काम करते हैं, चाहे मछली बेचने का काम करते हैं, कोई किसी फर्म में जॉब करता है। क्लियर? तो इसी तरीके से हमारे देश के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो तरह तरह के काम करते हैं, और एक इकनॉमी में हम उन्हीं कामों को बांट देते हैं। उन्हीं कामों को हम 3 क्षेत्रों में बांट सकते हैं। पहला होता है प्राथमिक, दूसरा होता है द्वितीयक और तीसरा होता है तृतीयक। क्लियर? प्राइमरी इंग्लिश में से प्राइमरी, और इसे द्वितीयक को सेकेंडरी और तृतीयक को टर्शरी सेक्टर इंग्लिश में नाम से जाना जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र जो हम कहते हैं उसमें जैसे कृषि से रिलेटेड आता है, वानिकी से रिलेटेड आता है, पशुपालन से आता है, मत्स्य पालन से आता है, मुर्गी पालन, खनन एवं उत्खनन शामिल होते हैं। सर क्या इतनी ही चीज़ें शामिल होती है? तो एक चीज़ ध्यान रखना कि केवल इतनी ही चीज़ें नहीं है, आप सारी प्रोफेशन थोड़ी ना लिख डालेंगे। वो तो कुछ मेन चीज़ें हैं जो आपको समझाने के ये चीज़ें होती हैं प्राथमिक क्षेत्र में। तो और इनको ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से काम है, तो ये इन ऑप्शन से ही आ जाएगा। दूसरा चीज़ होता है द्वितीयक। द्वितीयक जो होता है वो विनिर्माण से रिलेटेड होता है, जहाँ पे चीज़ें मैन्युफैक्चर होती है। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है, ये पेन कहीं तो बना होगा, जहाँ पे ये बना है किसी फैक्ट्री में बना है, तो वो जो फैक्ट्री है वो किस में आएगी? सेकेंडरी सेक्टर में आएगी। फॉर एग्जांपल ये स्वेटर है, ये स्वेटर भी कहीं पे भी कहीं बना होगा, किसी फैक्ट्री से बना होगा। तो जिस भी फैक्ट्री से बना है तो वो क्या होगा? विनिर्माण सेक्टर में आएगा। यानी जो चीज़ें जहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है, जहाँ पर बनती है, उसे हम विनिर्माण में कहते हैं। वो बड़ी भी इंडस्ट्री हो सकती है, एक छोटे घर में चलाई जाने वाली एक छोटी इंडस्ट्री भी हो सकती है। क्लियर है इतनी चीज? तीसरी चीज आती है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र वो होती है जहाँ ये सेवाओं से संबंधित क्षेत्र होता है, जैसे कि व्यापार होना, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन आदि शामिल है। ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जो तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। कहने का मतलब ये सेवाएं देती हैं। क्या देती हैं? सेवाएं। जैसे मैं आप लोगों को क्या दे रहा हूँ? आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अपने यहाँ पे सर्विस दे रहा हूँ। तो मैं कौन से सेक्टर में आऊँगा? ना तो मैं प्राथमिक में आऊँगा, ना तो मैं सेकेंडरी में आऊँगा, मैं किस में आऊँगा? एक टर्सरी सेक्टर में आऊँगा, तृतीयक क्षेत्र में आऊँगा।
तो आप मुझे बताइए कि जो सकल था वो कौन से क्षेत्र में आएगा, प्राथमिक में, द्वितीयक में, तृतीयक में, और जो विलास था वो किस में आएगा, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक में। इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए। आगे हम बढ़ते हैं। एक यहाँ से पूछा जाता है कि अगर हम देखें तो जो भी क्रियाएं हम करते हैं, बेसिकली आर्थिक क्रियाएं, वो दो प्रकार की हो सकती हैं। पहली होती हैं बाजार क्रियाएं और दूसरी होती हैं गैर बाजार क्रियाएं। इस चीज़ को समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, बाजार क्रियाएं ऐसी होती है जिसका मेन पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, जिससे आपको पैसा मिले। गैर बाजार क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होता है जो आप सेल्फ कंजप्शन के लिए करते हो। अब ये अगर आपको मैं समझाऊं, फॉर एग्जांपल, मैं आपके घर में फॉर एग्जांपल अचार बनाए जा रहे हैं, क्लियर। अब जो अचार बनाए जा रहे हैं उसको आपके घर के लोग ही खा लेते हैं, मार्केट में बेचा नहीं जाता, उससे पैसे नहीं कमाए जाते, घर के लोग ही कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये कौन सी क्रियाएं होंगी, गैर बाजार क्रियाएं। लेकिन उन्हीं अगर जो अचार बनाए गए हैं उनको अगर आप मार्केट में सेल कर रहे हो, मार्केट में बेच रहे हो, पैसा कमा रहे हो, तो वो कैसी क्रियाएं होंगी, बाजार क्रियाएं होगी। क्लियर इतनी बात समझ। यानी ऐसी क्रियाएं जिनसे पैसा कमाया जा सकता है, जिनसे हम पैसा कमाते हैं, वो बाजार क्रियाएं। गैर बाजार क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती हैं, ऐसे काम होते हैं जिनको हम अपने लिए करते हैं, सेल्फ कंजप्शन के लिए ही केवल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्वेटर बनाया, वो खुद ही मैंने पहनने लग गया तो गैर बाजार है। स्वेटर बना के मैंने मार्केट में बेच दिया तो बाजार के लिए। अब इसी से रिलेटेड अगेन एक क्वेश्चन, इसको तो कमेंट जरूर करना है, जरूर से जरूर। पहली चीज कि जो शकल की माँ है वो परिवार वालों के लिए खाना बनाती थी, तो आप मुझे बताओ कि जो शकल की माँ थी वो बाजार क्रियाएं करती थी या गैर बाजार क्रियाएं। दूसरी चीज, जो विलास की माँ है गीता, मछलियां बेचा करती थी, तो इन्होंने कौन सी क्रियाएं की हैं, बाजार क्रियाएं या फिर गैर बाजार क्रियाएं। इस चीज को कमेंट में जरूर करिए, जरूर से जरूर। अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि महिलाएं जब काम करती हैं तो उनके सामने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं, बहुत सारी चुनौतियों का वो सामना करना पड़ता है उन लोगों के अंदर। जैसे सबसे पहला उनको प्रॉब्लम में आता है शिक्षा का समान अवसर ना मिल पाना, कि जब महिलाएं जब भी कहीं पे काम वगैरह करती हैं या फिर सोसाइटी के अंदर क्या होता है कि उनको ना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, समान अवसर नहीं मिल पाता। चाहे वो काम कर रही हो वहाँ पे भी उनको समान अवसर नहीं मिल पाता, शिक्षा के क्षेत्र में उनको समान अवसर नहीं मिल पाता, ज़्यादातर पुरुषों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ प्रॉब्लम ये है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम पारिश्रमिक देना, कि अगर उसी काम को एक मेल पर्सन कर रहा है तो उसको पे ज़्यादा किया जाएगा, और उसी काम को अगर एक फीमेल पर्सन कर रही है तो उसको पे कम किया जाएगा। तो हालांकि काम उतना ही करना है, चीज़ें उतनी ही करनी है, पर जेंडर के बेस पे हमें यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही गलत है। सीधी सीधी चीज हमें ये पता चलती है कि जो महिलाओं के प्रति जो नौकरी की सुरक्षा तथा कानूनी सुरक्षा का अभाव हमें देखने को मिलता है, कि नौकरी के अंदर उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती, कानूनी जो सुरक्षा मिलनी चाहिए महिलाओं को सरकार की तरफ से, वहाँ की शासन की तरफ से, वो उनको नहीं मिल पाती, इसका अभाव हमें देखने को मिलता है। अगला पॉइंट बता रहा है प्रसूति अवकाश या शिशु देखभाल और अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाओं की कमी है। जैसे बेसिक फैसिलिटीज़ में बहुत ही उनको नहीं मिल पाती महिलाओं की। जैसे फॉर एग्जांपल कोई महिला है वो प्रेग्नेंट होगी, तो ऐसे में एक जिस भी कंपनी में वो काम कर रही है उस कंपनी की जिम्मेदारी है कि उसको छुट्टी दिया जाए। जैसे गवर्नमेंट में तो होता है कि अगर कोई पर्सन है वो प्रेग्नेंट है, महिला प्रेग्नेंट है, तो क्या कहती है गवर्नमेंट, उनको रेस्ट लीव दे देती है, भाई आप घर पे रहो, आराम करो, अपने केयर टेक केयर करो, और गवर्नमेंट उनको पैसा भी देती है। क्लियर इतनी चीज़, उनकी सैलरी जो होता है वो टाइम टू टाइम उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र भी करती रहती है। लेकिन ये हर कोई तो सारी गवर्नमेंट जॉब नहीं होती, प्राइवेट सेक्टर में इस चीज़ों को देखने को मिलता है कि कंपनी वाले क्या करते हैं, ऐसे औरतों को निकाल देते हैं या उनके ज्वाइनिंग ही नहीं लेते। तो ऐसी चीज़ें जो होनी चाहिए वो नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है जो यहाँ पे कवर नहीं की गई और आपको लगता है कि महिलाओं के सामने सर ये भी चुनौतियां हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर उन चुनौतियों के बारे में बताइए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनसंख्या की गुणवत्ता। यहाँ पर हम ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी देश के अंदर अगर वहाँ की जनसंख्या के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य पे पैसा खर्च किया गया, तो वो जो देश की जो जनसंख्या होती है उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। इसका एक एग्जांपल है जापान।
जापान के अंदर कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, कोई प्राकृतिक संसाधन वहाँ नहीं पाए जाते। लेकिन वहाँ के जापान के लोगों ने अपने शिक्षा और स्वास्थ्य पे, सरकार ने वहाँ पे इतना ज़्यादा पैसा खर्चा किया कि वहाँ की तरक्की बहुत ज़्यादा हो गई। तो शिक्षा और स्वास्थ्य एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने देश की तरक्की को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। शिक्षा की अगर हम सबसे पहले बात करें शिक्षा की, तो यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है। डेटा में ये समझाने की कोशिश किया जाता है, जैसे कि आप लोगों ने अभी पढ़ा भी था, कि जो शकल है, शकल ने क्या किया कि शिक्षा लिया, शिक्षा के बाद उसको नौकरी मिली, नौकरी के बाद उसे अच्छा वेतन मिला, तो उसकी लाइफ स्टाइल में कितना ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलता है। क्योंकि जो एजुकेशन होता है वो आप लोगों के सामने ना नई अपॉर्चुनिटीज़ को जन्म दे देता है, क्रिएट कर देता है कि आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। इवन शिक्षा के ज़रिए आपको नए अपॉर्चुनिटीज़ आप खुद भी डेवलप कर सकते हो, खुद भी आप क्रिएट कर सकते हो। क्लियर? ये चीज़ इसमें दी गई है। और जो एजुकेशन होता है वो हमारी जो कहते हैं ना क्या कहते हैं, हमको ना पुश करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। हमारी जो क्वालिटी होती है उसको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अब यहाँ पे एक छोटा-सा पॉइंट है, ये भी बताया, इसमें ये बताया जाता है कि लड़कियों पे भी विशेष थोड़ा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि हमारी इस हिसाब से जो सोसाइटी है वो थोड़ा स्टार्टिंग में हम लोगों को पता ही है कि उतना ज़्यादा लड़कियों पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था। लेकिन अब सोसाइटी क्योंकि हमारी चेंज हो रही है, वो लोग भी समझ रहे हैं कि लड़की का एजुकेशन देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। तो यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है, ठीक है, जो इसमें बस अगर मैं इस डेटा की ना ओवरऑल समरी में आपको बताऊं, तो इस समरी में डेटा में यही बताया जा रहा है कि पहले हम लोग कितना खर्चा करते थे, अब हमारा कितना खर्चा हो रहा है। यानी पहले अगर हम एजुकेशन की बात करें तो बहुत ही लो लेवल पे था, अब बढ़ चुका है। पहले लोग, अगर हम बात करें शिक्षित की, तो बहुत कम लोग शिक्षित थे, अब ज़्यादा लोग शिक्षित हैं। पहले स्कूल्स कम थे, अब उसके कंपैरिजन्स में स्कूल ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या दिया, पहले ₹151 खर्च किया जाते थे, अब 2020 और 21 में कितना हो गया है, 99,300 करोड़ रुपए हो चुका है। ये पहली पंचवर्षीय, यानी जब देश आज़ाद हुआ था तब क्या, तब इतना खर्चा किया जाता था 151 करोड़, लेकिन अब कितने खर्चे किए जाते हैं। उसी तरीके से पहला 1951 और 52 की बात करें तो 0.64% खर्च किया जाता था शिक्षा के ऊपर, अगर जीडीपी के बेस से कंपैरिजन करें। लेकिन अब कितना खर्चा किया जाता है, 3.1%। तो इसके हिसाब से देखा जाता है कि पहले बहुत कम खर्चा किया जाता था, लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा पैसा खर्चा किया जा रहा है। ठीक है, अब अगर हम बात करें लोग कितने पढ़े लिखे हुआ करते थे, तो पहले लोग 18% हुआ करते थे, 2018 में कितने हो चुके हैं, 85-85% हो चुके हैं। तो हमें ये चेंज देखने को मिलता है कि लोग पहले कम पढ़े लिखे थे, लेकिन हमारी सरकार ने हमारी एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च किया, जिससे हमारे देश के अंदर लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक सा चेंज आया, काफ़ी ज़्यादा वो लोग परिवर्तित हो चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे इसमें अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग का डेटा दिया गया। पढ़ना है तो जो मैंने मार्क किया गया आप उनके ऊपर पढ़ सकते हो। ठीक है, जो-जो मेरे को इम्पोर्टेंट सा लगा वो मैंने बता दिया। लेकिन अब ये जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको तो ज़रूर समझना। जो सर्व शिक्षा अभियान है इसके बारे में पूछा जाता है कि सर्व शिक्षा अभियान का मतलब होता है कि सबको शिक्षा, क्योंकि हम लोग समझ चुके हैं स्टार्टिंग से इतना चैप्टर पढ़ रहे हैं, इतना चीज़ तो हम समझ चुके हैं कि शिक्षा का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये ऐसे ही अधिकार हमारा नहीं बना दिया गया शिक्षा का अधिकार, हमारे लोग इस चीज़ को जानते हैं कि शिक्षा का होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर? तो इसी वजह से क्या किया इन्होंने, सर्व शिक्षा अभियान चलाया। इसके तहत वो लोग क्या करते थे कि प्राथमिक शिक्षा होती है फर्स्ट टू लेकर फिफ्थ तक, ये इनकी बेसिक शिक्षा होती है 5वीं क्लास तक। यहाँ तक सब हर कोई बच्चा 5वीं क्लास तो पढ़े ही पढ़े, क्योंकि टारगेट एकदम से नहीं रख देंगे ना कि सबको डिग्री पास करवा देंगे ना, ऐसा तो नहीं रखेंगे। स्टार्टिंग में पहले टारगेट इतना रखेंगे कि फर्स्ट टू लेकर पहले प्राइमरी एजुकेशन इनको दो। जब वो ज़्यादातर लोग, सब लोग प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस करने लग जाएंगे तो हमारी गवर्नमेंट तब आगे शिफ्ट हो जाएगी कि अलग अलग उस फील्ड में जाओ। क्लियर? आप यहाँ पे भी जा सकते हो, वहाँ पे जा सकते हो, तो हर एक चीज़ का स्टेप होता है। तो अब पहले इन लोगों ने क्या रखा कि सब पहले अपनी बेसिक एजुकेशन, एलिमेंट्री जो एजुकेशन होती है, प्राइमरी एजुकेशन होती है, उसको पहले कंप्लीट करने पे फोकस किया गया। अब इसके तहत सरकार जो गवर्नमेंट है वो बहुत कदम भी उठा रही है, जैसे कि उन्होंने क्या किया, सेतु पाठ्यक्रम या फिर ब्रिज कोर्सेज को इंट्रोड्यूस किया। जैसे क्या होता है कि कई बच्चे जो लोग ऐसे होते हैं जो उतना वीक रहते हैं, अब उम्र तो हो गई है, फिफ्थ उम्र हो चुकी है उसकी, फिफ्थ क्लास तक की, लेकिन वो पढ़ने में बच्चा है ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा ही वीक है, उसको
एलकेजी वाला चीज़ नहीं आता, यूकेजी वाला चीज़ नहीं आता, तो ऐसे में क्या होता है उनके लिए स्पेशल क्लासेस दी जाती है, जिससे उनको उस लेवल का पढ़ाया जाता है कि मतलब एक कह सकते हैं ना बहुत ईज़ी वे में उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश की जाती है। और भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, स्कूल लौटो शिविर चलाया जा रहा है, क्लियर? जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे दोपहर के भोजन की व्यवस्था की जा रही है। ऐसा करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ताकि जो पोषण की जो स्थिति है वो उसमें इम्प्रूव हो, न्यूट्रिशन लेवल बच्चों के अंदर बढ़े, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का न्यूट्रिशन लेवल बहुत ही कम देखा गया है। तो गवर्नमेंट ने इसको देखते हुए कि कहा भाई ये लोग तो अपना जो न्यूट्रिशन बेसिक न्यूट्रिशन लेवल है ये भी पूरा नहीं कर पा रहे, तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया और स्कूल्स के अंदर इन्होंने भोजन डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, क्लियर? और भी इसके अंदर फिर ये अलग अलग सा डेटा दिया गया, इसमें आप पढ़ लेना, जो आप लोगों को वैसे तो पढ़ लेना, ठीक है? इन आप डेटा को जो दिया गया उसको एक बार देख लेना क्या क्या चीज़ था। ये इंपॉर्टेंट था जो मैं अब इससे क्वेश्चन बनते तो मैंने ये आपको समझा दिया, ठीक है? तो ये देख लेना कि पहले स्कूल्स इतने थे, अब कॉलेजेस आ चुके, ये कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, बस देख सकते हो नंबर्स एज अ जानकारी के लिए कि ना क्यूरियोसिटी के लिए पहले कितने कम थे, अब देख लो कितने ज़्यादा हो गए, लेकिन अभी भी सफिशिएंट नहीं है और अभी चाहिए, पॉपुलेशन भी क्योंकि बढ़ चुकी है, क्लियर? अगला टॉपिक आता है स्वास्थ्य का। देखो स्वास्थ्य बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप किसी भी कंपनी में काम करोगे, अगर मैं ही खास्ता खास्ता आप लोगों को पढ़ाऊँ तो नहीं आप लोग पढ़ने के लिए तैयार होगे, आप कोई दूसरी वीडियोस पे शिफ्ट हो जाओगे, क्लियर? तो स्वास्थ्य का एक अच्छे स्वास्थ्य का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी कंपनी ऐसे एम्प्लॉयज़ को हायर नहीं करेगी जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, क्लियर? क्योंकि उससे उसकी प्रोडक्टिविटी पे, उस कंपनी के प्रोडक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। तो इसीलिए स्वास्थ्य जो है ना, आप लोगों को अपने हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान करना है। अगर आप पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अपने हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हो, कॉन्शियस हो, उस पर वर्क करो, क्लियर? वॉकिंग करने निकलो, जिम जाओ, ठीक है? इस तरीके की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ज़रूर करो, घर के अंदर पैक मत रहो। तो प्रॉफिट करता है हमारे, मतलब वही करता है हमारे को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करने में मदद करता है, जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में मदद करता है हमारा हेल्थ। जो स्वास्थ्य है वो राष्ट्रीय उसकी नीति क्या है, मतलब नेशनल पॉलिसी क्या है हमारे देश की। तो ये देखा जा रहा है कि हमारे देश के अंदर नेशनल पॉलिसी क्या है कि जो अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, कि ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर फैसिलिटीज़ नहीं ले पाते अच्छी, मतलब उनके पास इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं है, तो गवर्नमेंट उनके ऊपर थोड़ा ध्यान दे रही है। गवर्नमेंट उनके स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर खर्चा कर रही है पैसा, इसको हॉस्पिटल्स वगैरह खोल दिए, हॉस्पिटल में फ्री इलाज करवा दिए, फ्री क्या कहते हैं मेडिसिन्स प्रोवाइड कर रही है, ताकि वो लोग भी अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को उठा सकें, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधा अगर इम्प्रूव होगी तो वो अर्निंग कर पाएंगे। अगर स्वास्थ्य सुविधा ही इम्प्रूव नहीं होगी, उनकी अच्छी वो इलाज ही नहीं करवा पाएंगे, तो उनकी डे बाय डे जो प्रोग्रेस होगी ना बहुत डाउन हो जाए। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। एक आता है शिशु मृत्यु दर, जन्म दर और मृत्यु दर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट्स तो ज़रूर इसका प्रिपेयर करना, बहुत पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं शिशु मृत्यु दर क्या होता है। इसका मतलब होता है कि एक वर्ष के अंदर, एक वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु से, कि बच्चों का जन्म हुआ, मान लेते हैं 1000 बच्चों का जन्म हुआ, 1000 बच्चों का जन्म हुआ तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल पूरे नहीं कंप्लीट कर पाए, उससे पहले ही वो खत्म हो गए, तो ऐसे बच्चों को हम क्या कहते हैं, शिशु मृत्यु दर, ये काउंट किया जाता है, ठीक है? ये होता है हमारा शिशु मृत्यु दर। जन्म दर क्या क्या होता है कि 1000 व्यक्तियों पर कितने, कोई एक स्पेशल एक विशेष अवधि के अंदर कोई स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम है, जैसे मान लेते हैं 23-24, इसके अंदर मान लेते हैं 1000 व्यक्ति हैं, मान लेते हैं हम 1000 व्यक्तियों को काउंट करते हैं, उन 1000 व्यक्तियों पे कितने जन्म लेने वालों शिशुओं की संख्या से, कि 1000 लोगों पे कितने बच्चों ने जन्म लिया। किसी अगर लोकेलिटी के अंदर 1000 लोग हैं तो उस 1000 लोगों के ऊपर कितने बच्चों ने जन्म लिया, कि कितने बच्चों का जन्म हुआ। मृत्यु दर भी सेम होता है कि 1000 व्यक्तियों पे कितने बच्चे कितने जो लोग हैं वो मर गए, यहाँ पे बच्चे नहीं, यहाँ पे कोई भी, ठीक है? कितने लोग जो है वो मर गए, क्लियर? ये होता है हमारा मृत्यु दर। उम्मीद करता हूँ शिशु मृत्यु जन्म दर और मृत्यु दर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, इसका नाम है बेरोजगारी। तो सबसे पहले हम बेरोजगारी की डेफिनेशन समझते हैं। बेरोजगारी की अगर डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, ऐसे लोगों को कहा जाता है जो काम करने के लिए इच्छुक है लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है।
आप काम करने के लिए तैयार तो हो, लेकिन आपको जॉब ही नहीं मिल पा रही है, तो आप क्या कहलाओगे? बेरोजगार कहलाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आप काम भी करने के लिए इच्छुक नहीं हो और कहो कि मैं तो बेरोजगार हूँ। नहीं, काम करने के लिए आप इंटरेस्टेड हो पर आपको जॉब नहीं मिल पा रही है, तो आप बेरोजगार हो। क्लियर? ग्रामीण और शहर में अलग अलग हमें बेरोजगारी देखने को मिलती है। मौसमी हमें ग्रामीण और प्रच्छन्न बेरोजगारी हमें ग्रामीण यानी गांव में देखने को मिलती है। शहरों के अंदर शिक्षित बेरोजगारी देखने को। अब यहाँ पर ये बात ध्यान में रखना कि ऐसा नहीं है कि गांव के अंदर शिक्षित बेरोजगारी नहीं है और शहर के अंदर मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी नहीं, वहां पर भी है। लेकिन ज्यादातर शहर में हमें शिक्षित बेरोजगारी देखने को मिलती है और गांव के अंदर हमें मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलती है। अब हम ये बेरोजगारी का कौन सा टर्म है ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि मौसमी बेरोजगारी क्या होती है। मौसमी बेरोजगारी का ये मतलब होता है कि कुछ महीनों के अंदर उसको काम मिलता है और कुछ महीनों में उसको काम नहीं मिलता, उसके पास कोई जॉब ही नहीं। जैसे कि अगर शहरों में की बात कर ले, जैसे फॉर एग्जांपल कोई गन्ने का जो जूस है, ठीक है, मेरे इधर ये क्या कहते हैं, वो गन्ने का जूस बनाकर सेल करता है। तो गन्ने का जूस अब पूरे साल नहीं चलता, ज्यादातर वो चलता है गर्मियों के मौसम में, बहुत ज्यादा चलता है। अब लोग बहुत ज्यादा पीने लग गए, अब तो ठंडियों में भी पी लेते, लेकिन सबसे ज्यादा जो उसका बिजनेस होता है वो क्या रहता है, वो करता है गर्मी के सीजन में। उसके बाद जब ठंडी का सीजन आता है तो उसको अपना काम शिफ्ट करना पड़ता है, दूसरा काम वो करने लगता है। वो उस वक्त क्या करता है, उस शॉप को हटा के वहां पे वो रजाई वगैरह सेल करने लगता है। तो ये हो गया मौसमी कि एक एक सीजन में काम है, दूसरे सीजन में काम नहीं है, आपको दूसरा कोई काम ढूंढना पड़ता है। ऐसा अगर गांव में हम देखें तो गांव में क्या देखने को मिलता है कि जैसे ये लेबर्स के साथ ज्यादा हो देखने को मिलता है कि क्योंकि फसल के अंदर क्या होता है, जब गांव के अंदर खेती होती है तो एक टाइम के लिए काम चाहिए होता है, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए। 20 दिन के बाद जब काम हो गया तो लेबर खाली बैठे रहते, फिर उनको 6 महीने, क्योंकि फसल पे हर दिन का काम नहीं होता, फसल दिन में कुछ टाइम के लिए ही काम की जरूरत होती है, उसके बाद उसे खुद ग्रो होने के लिए बहुत कम लोगों लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी एक ऐसी बेरोजगारी होती है जहां पे लगता तो है लोग काम कर रहे हैं, रोजगार है, पर लोग रोजगार नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल एक जमीन है, ठीक है, इस जमीन के अंदर 8 लोग काम कर रहे हैं। क्लियर? अब यहाँ पे इस जो जितनी बड़ी जमीन है, अगर यहाँ पे 3 लोग भी काम करें तो भी प्रोडक्शन उतना हो रहा है, उतनी उतना अनाज निकल रहा है। अगर 8 लोग भी काम कर रहे हैं तो भी प्रोडक्शन उतना हो रहा है। तो हम क्या समझ सकते हैं कि जो बाकी बच गए लोग हैं, कितने बच गए? 5। जो 5 लोग बच गए वो लोग क्या है, यहाँ पे प्रच्छन्न बेरोजगारी के शिकार है। यानी अगर उनको आप हटा भी दो तो भी प्रोडक्शन में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे ये 8 लोग काम कर रहे हैं, लग तो रहा है कि हमें 8 लोग रोजगार हैं, काम तो मिल रहा है, काम तो कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में नहीं। इनको अगर 5 लोगों को हटा भी दो तो भी काम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। शहरों में शिक्षित बेरोजगारी मतलब डिग्री आपके पास, पढ़े लिखे इतना ज़्यादा हो आप लोगों के पास, आप जॉब की तलाश कर रहे हो पर शहरों में आपको जॉब मिल नहीं रही, ये होता है शिक्षित बेरोजगारी। लेकिन बेरोजगारी से लेकर समस्याएं पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी लिख लेना, नोट्स एज अ नोट्स की तरह बना लेना इसको, कि बेरोजगारी से क्या समस्याएं आपको देखने को मिलती है। सबसे पहला हमें देखने को मिलता है जनशक्ति संसाधन का नुकसान होता है, क्योंकि अभी कोई जो पर्सन है, जितने लोग जिनको रोजगार नहीं मिला है, 20 साल से 5 साल तक वो काम ढूंढता रहा तो जॉब ही नहीं मिली, तो 5 साल तो वेस्ट हो गए ना उसके। अगर वो 5 साल कहीं काम कर लेता तो देश की कितनी तरक्की में वो योगदान कर लेता। वो अकेला नहीं है, पता नहीं करोड़ों लोग हैं ऐसे जो 10-10 साल, 5-5, 6-6 साल तक छोटे मोटे काम कर रहे हैं, काम उनको जॉब ही नहीं मिल रहा। तो अगर वो किसी उनकी काबिलियत के हिसाब से वो सही जगह काम करने लग जाए तो देश की तरक्की कितनी हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी ना। ये दूसरा होता है युवकों में निराशा और हताशा की भावना आ जाती है, कि फिर मन में आ जाता है कितना पैसा खर्च करने का क्या फायदा जब उनको जॉब ही नहीं मिल रही, तो वो थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, टेंशन में आने लगते हैं। अगला आता है मुद्रा की कमी। मुद्रा की कमी भी होने लगती है उनके पास, क्योंकि खर्चे तो हैं ही उनके, खर्चा कम थोड़ी ना हो रहा है, जॉब नहीं है लेकिन खर्चे को उतना है, खाना पीना तो पैसे तो उसमें लगेगा ही लगेगा, ठीक है। इसके चक्कर में क्या होता है, वो अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं पे पैसा नहीं खर्च कर सकते, तो पैसे भी इनकी कमी हो, डे टू डे लाइफ चलना मुश्किल हो जाती है अगर लंबे समय तक बेरोजगार है, तो ये प्रॉब्लम आ जाता है। आर्थिक बोझ बढ़ने लगता है देश के ऊपर। देश के ऊपर आर्थिक बोझ सबसे बड़ा पड़ता है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम सिचुएशन जैसे ही है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके घर में 8 लोग, क्लियर,
अब 8 लोग में से अगर 8 लोग काम करेंगे तो आपके घर की तरक्की होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। लेकिन अगर घर में एक ही पर्सन काम कर रहा है और बाकी के 7 लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो उस जो एक पर्सन काम कर रहा है उस पे बोझ पड़ेगा, बर्डन पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा कि 7 लोगों को उसे लेकर चलना है, पूरे 7 लोगों का भी उसे ध्यान रखना है। क्लियर? तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाएगा। सेम यही अपने देश पर भी होता है। कैसे होता है अपने देश के ऊपर? कि अगर देश के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं वो काम ही नहीं करेंगे, केवल कुछ ही इतने हिस्से लोग काम कर रहे हैं, इतने लोग खाली बैठे, तो इनके ऊपर इनडायरेक्ट बर्डन आ जाता है, भले वो रिलेटिव्स में हो या ना हो, यहाँ पर नहीं हो, इसमें इकोनॉमी में नहीं होता, इकोनॉमिक के ऊपर बर्डन आ ही जाता है, इन्हीं लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा। क्लियर? इकोनॉमी के अंदर ऐसा होता है, भला आपका सगा हो या ना हो, तो इन इन लोगों पे बर्डन आ जाता है। क्लियर की होता है, जीवन की गुणवत्ता में कमी आ जाती है, वो शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं ले पाता, इवन आगे भी नहीं प्रोवाइड कर पाता, क्योंकि अगर वो खुद ही जॉब नहीं कर पा रहा है तो उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी डिक्रीज हो जाएगी, वो अच्छी शिक्षा नहीं ले पाएगा, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग नहीं कर पाएगा, तो इससे ओवरऑल उसकी जो लाइफ है बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे खराबी उसकी लाइफ होगी। तो ये तो था अपना बेरोजगारी से रिलेटेड। इसी टॉपिक के अंदर एक कहानी बताई गई है। इस कहानी में बताया जाता है कि एक विलेज का एक गांव है, उस गांव के अंदर एक पर्सन था, उसने अपनी एजुकेशन की बाहर जाके, एग्रो इंजीनियर बना। जब वापस गांव के ऊपर वापस आया तो उसने खेती वगैरह की, क्योंकि एग्रीकल्चर से किया था तो उसको सारे मापदंड पता थे, सारे तरीके पता थे। खेती उसने एक अलग तरीके से करने की कोशिश की, एक सही तरीके से करने की कोशिश की। इससे क्या हुआ कि उसके पैसा उसको मिल गया। सही तरीके से करोगे, फार्मिंग भी सही तरीके से करोगे, पढ़कर आया हुआ बंदा कर रहा है, तो उसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मिला। तो उससे गांव के लोग बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हो गए कि भाई ये तो बहुत सही किया। तो गांव के लोगों ने क्या की, रिक्वेस्ट की अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। उन्होंने पंचायत से रिक्वेस्ट की कि हमारे लिए भी यहाँ पे स्कूल खोला जाए, ताकि हमारे पहले बेसिक शिक्षा तो ले, फिर आगे बड़ी पढ़ाई पढ़नी होगी, डिग्री वाली कोई पढ़ाई पढ़नी होगी तो बाहर भेज देंगे, लेकिन पहले बेसिक एजुकेशन तो पंचायत से बात की, तो वहाँ पे स्कूल खुला। अब स्कूल खुलने से क्या फ़ायदा हुआ कि स्कूल खुलेगा तो स्कूल के अंदर कई सारी, पहले तो स्कूल बनेगा तो मजदूरों को काम मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, वहाँ पे टीचर्स की रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ पे अगर सरकारी अगर स्कूल खुलेगा तो खाना भी मिलेगा, तो खाना बनाने के लिए लोग वहाँ को हायर करने पड़ेंगे। तो स्कूल खुलने से कितनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई। क्लियर? फिर कुछ समय बाद क्या होता है कि वहाँ पे जो उस गांव की जो लड़कियां, उनके पेरेंट्स ने सोचा कि हम भी अपनी लड़कियों को पढ़ाते लिखाते हैं, तो उन लोगों ने क्या की, ट्रेनिंग दी टेलरिंग की। ठीक है, अभी तो गांव में यहाँ पे तो टेलरिंग है, लेकिन गांव में तो बहुत से, जैसे कोई ब्यूटिशियन बनता है ना, ब्यूटी का वो पार्लर वगैरह का कोर्स कर लेता है, टेलरिंग और ये ब्यूटिशियन का बहुत ज़्यादा गाँव में चलता है। तो इन लोगों ने क्या किया, टेलरिंग का काम कर लिया। इससे क्या हुआ कि अब फार्मर्स जो है वो बने बनाए कपड़े यहाँ पे पहनते हैं। पहले उसे मार्केट में जाके कपड़े खरीदने पड़ते थे, अब कपड़ा ला के इनको दे देता है, सस्ते में कपड़ा बन जाता है, टिकाऊ बनता है कपड़ा, मजबूत बनता है कपड़ा मार्केट के कंपैरिजन में। इससे उनका टाइम भी बचता है, फार्मर्स का टाइम बचता है, तो खेती में ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। तो देख रहे हो कि किस तरीके से एक पर्सन ने दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ को भी खोल दिया। क्लियर? तो इसी तरीके से अगर हम पैसा खर्च करें, एजुकेशन पे खर्च करें, तो कितने ज़्यादा स्कोप खुल जाते हैं। तो इस कहानी के अंदर ये समझाने की कोशिश की गई है। उम्मीद करता हूँ आप के अंदर वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भी रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड और भी वीडियोस बनेंगी, दूसरे चैप्टर से रिलेटेड वीडियो बनी है तो आप उनको ज़रूर देखिए और अपना कोर्स फटाफट कंप्लीट करिए। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो।